Good morning children, how are you all? All are fine? Great. Children, today we will start chapter 4, air and water. Children, as we know, we all live on the earth. But can you tell me, why do we live only on the earth? There are 8 planets in the solar system. But we don't live on the other planets. We live only on the earth. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और अर्थ भी उनमें से एक प्लैनेट है। तो हम सिर्फ अर्थ में ही क्यों रहते हैं, अदर प्लैनेट्स में क्यों नहीं रहते? इसका रीज़न ये है कि अर्थ में ही एयर और वाटर पाया जाता है, किसी अदर प्लैनेट में एयर और वाटर नहीं पाया जाता। और हमें पता है कि जिंदा रहने के लिए एयर और वाटर बहुत ज़रूरी होते हैं और इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। और ये दोनों ही हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल होती है। और इसीलिए हमारी अर्थ को, हमारी इस प्लैनेट को यूनिक प्लैनेट बोला जाता है। यूनिक मतलब होता है जो सबसे अलग हो, तो हमारी अर्थ सभी प्लैनेट से सबसे अलग है, इसीलिए इसे यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। अब हमारी ये जो अर्थ है उसके 70% भाग में सिर्फ क्या है, पानी है, और जो 30% भाग है उसमें लैंड है। हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी चारों तरफ से एयर के एक लेयर से घिरी हुई है, एक ब्लैंकेट से घिरी हुई है। जैसे हमें ठंडी लगती है तो हम अपने आप को ढक लेते हैं, किससे ढकते हैं, हम ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं या चादर से ढक लेते हैं या रजाई से ढक लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं, वूल की बनी होती हैं, कॉटन की बनी होती हैं, राइट। ऐसे ही हमारी अर्थ को भी चारों तरफ से एक ब्लैंकेट ने घेरा हुआ है, लेकिन ये ब्लैंकेट किस चीज़ का बना हुआ है, एयर का। और एयर के इस ब्लैंकेट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सो वी कैन से अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की जो ब्लैंकेट है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि हम एयर को देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। एयर हमारे चारों तरफ होती है लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई नहीं देती। एयर के कारण ही हम सांस ले पाते हैं, एयर के कारण ही हम एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाते हैं, और एयर के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। एयर कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। और साथ ही एयर पानी में सॉल्युबल भी होती है, पानी में घुल सकती है। पानी में घुलने के कारण ही जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो ब्रीदिंग कर पाते हैं। अगर पानी में हवा ना घुली होती तो जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, राइट। इसीलिए पानी में एयर घुली होती है। इज इट क्लियर? अब आपको पता है कि एयर कंटिन्यू मूव होती रहती है, चलती रहती है, बहती रहती है। तो ऐसे मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब हवा जो चलती है तो 2 टाइप से चलती है। कभी कभी तो हवा बिल्कुल इतनी स्लो चलेगी कि लगेगा भी नहीं कि हवा चल रही है, लेकिन कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है जिससे कि घर टूट जाते हैं, पेड़ पौधे टूट के गिर जाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक वायर्स और पिलर्स गिर जाते हैं। तो ये क्यों होता है, हवा के तेज चलने के कारण। तो जब ऐसी हवा चलती है जिससे बहुत नुकसान होता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। और जब जेंटल हवा चलती है जिससे कोई नुकसान नहीं होता और हमें अच्छा लगता है, तो ऐसी एयर को या विंड को हम बोलते हैं ब्रीज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म। ओके, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, लेकिन आप कुछ देर बाद, मतलब सनराइज़ हो जाता है उसके काफ़ी टाइम बाद अगर आप बाहर निकलते हो तो हमें थोड़ी कम ठंडी लगती है। लेकिन अगर हम दोपहर में बाहर निकलते हैं, 12-1 बजे के बाद बाहर निकलते हैं, तो हमें और भी कम ठंडी लगती है। फिर जैसे जैसे रात होने लग जाती है, सनसेट होने लग जाता है, फिर हमें ठंडी वापस से ज़्यादा लगने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? यस, ये होता है वेदर के कारण। वेदर क्या होता है, जो कंटिन्यू बदलता रहता है, इवन हर पल बदलता रहता है। जैसे सुबह 7 बजे का टेम्परेचर कुछ और होगा, हमें ज़्यादा ठंडी लगेगी। 8 बजे का टेम्परेचर कुछ और होगा, हमें थोड़ी कम ठंडी लगेगी। 9 बजे का टेम्परेचर कुछ और होगा, हमें और कम ठंडी लगेगी। तो ऐसा मौसम जो हर पल बदलता रहता है, एक ही दिन का मौसम अलग अलग हो जाए, कभी ठंडी कभी गर्मी, तो ऐसे मौसम को हम बोलते हैं वेदर। लेकिन ऐसा मौसम जो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है, उसको हम बोलते हैं सीजन, जो बार बार नहीं बदलता लेकिन एक निश्चित पीरियड के बाद में बदल जाता है।
ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सीजन, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन और मॉनसून या रेनी सीजन। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो ये कब से स्टार्ट हो गया है? नवंबर से स्टार्ट हो गया है, अभी जनवरी फरवरी तक विंटर सीजन रहेगा, लेकिन बार बार तो नहीं बदलता, राइट। इसके बाद समर सीजन आ जाएगा, वो भी 3 to 4 मंथ्स तक रहेगा। फिर रेनी सीजन आ जाएगा, वो भी 3 to 4 मंथ तक रहेगा। तो ये सीजन है जो लंबे पीरियड के बाद ही चेंज होते हैं, बार बार बदलते नहीं हैं। लेकिन वेदर क्या होता है, जो हर पल बदलता रहता है। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, लेकिन अगर आप दोपहर के टाइम बाहर निकलोगे तो आपको कम ठंडी लगेगी। तो जो बार बार बदलता है उसे हम बोलते हैं वेदर, और जो एक निश्चित टाइम के बाद बदलता है उसको हम बोलते हैं सीजन। इज इट क्लियर? अब ये वेदर बार बार बदलता क्यों है? तो वेदर डिपेंड्स ऑन एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर इज द हीट फ्रॉम द सन। टेम्परेचर के कारण ही वेदर कंटिन्यू चेंज होता रहता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग में सनराइज नहीं होता है जब, तो धूप नहीं निकलती तो टेम्परेचर नहीं होता तो हमारी अर्थ भी गर्म नहीं होती, जिसके कारण ठंडी रहती है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग में हमें ठंडी लगती है। लेकिन जैसे जैसे सनराइज होता जाता है, धूप निकलती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर के कारण वेदर कंटिन्यू चेंज होता रहता है। दूसरा रीज़न होता है हवा के कारण। हवा अगर ज़्यादा तेज़ चलेगी तो हमें ठंडी लगेगी, और हवा अगर बिल्कुल नहीं चलेगी तो हमें बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी, राइट। अब तीसरी चीज़ होती है क्या? मॉइस्चर मतलब होता है कि एयर में पानी की कितनी मात्रा है। हमें पता है एयर में वाटर वेपर भी पाया जाता है, और ये वाटर वेपर आता कहाँ से है? जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो जो वाटर होता है वो हीट के कारण उसका पानी वाटर वेपर बनकर हवा के साथ मिलकर ऊपर चला जाता है। ऐसे जितने भी वाटर सोर्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड, लेक, इनका पानी भी सन की गर्मी के कारण, धूप के कारण वाटर वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उड़ता किससे है? हवा के साथ मिलकर। तो एयर में जितनी ज़्यादा वाटर वेपर होगी, मौसम में उतनी ही ठंडक रहेगी, मतलब हमें उतनी ही ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो वेदर किस किस कारण से बदलता रहता है? एयर टेम्परेचर के कारण, एयर प्रेशर के कारण और मॉइस्चर के कारण। अब आपको पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है। जब पानी वाटर वेपर बनकर ऊपर उठ जाता है तो इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ऑन हीटिंग वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या आप बता सकते हो कि इवेपोरेशन कम या ज़्यादा कब होता है? यस, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। जैसे ठंडियों के मौसम में क्या होता है? ठंडी ज़्यादा रहती है और धूप कम लगती है, राइट। तो टेम्परेचर कैसा रहता है? ठंडा रहता है। इसीलिए जो नदियों तालाबों का पानी है उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जल्दी से नहीं सूखते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा नदी तालाब जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पानी जल्दी ही वाटर वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है, राइट। इसलिए टेम्परेचर इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब गर्मी जितनी ज़्यादा रहेगी, इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही स्पीड से क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हमें पता है क्लाउड किसके बने होते हैं? वाटर वेपर के बने होते हैं। तो जितनी स्पीड से वाटर वेपर बनते जाएंगे उतनी ही स्पीड से क्लाउड का फॉर्मेशन होता जाएगा। फिर क्या होता है? जब क्लाउड में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये क्लाउड हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और फिर बारिश हो जाती है, राइट। तो वही पानी फिर नीचे आ जाता है, फिर से नदी तालाब में भर जाएगा, फिर इवेपोरेशन होगा, वाटर वेपर ऊपर उठेंगे, ऊपर उठकर वो क्लाउड बन जाएंगे। क्लाउड जब हैवी हो जाएंगे तो फिर बारिश हो जाएगी, राइट। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, और इसी साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। और ये जो वेदर है वो ठंडा होगा, गर्म होगा, मौसम ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, एयर पर और मॉइस्चर पर। लेट्स सी नाउ how temperature affects land and water. Land always warms up faster than the sea. It also cools faster than the sea. आपने देखा होगा जब धूप निकलती है तो धरती जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत तेज गर्म हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे पानी रखा होगा तो उसे गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता। और एक बार अगर पानी गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। धरती जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी
उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। लेट्स लर्न द सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है? समुद्र से आने वाली हवा। अभी मैंने आपको बताया कि जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जबकि पानी बहुत देर में ठंडा होता है और बहुत देर में गर्म भी होता है। सो सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट्स वार्म faster, so the air above the land gets heated and rises. Air pressure above land decreases. जब आप दिन के समय समुद्र के किनारे जाते हो तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, राइट? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि धूप के कारण, सनलाइट के कारण जो धरती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या होगा? उसके आसपास की जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण वो लाइट वेटेड हो जाएगी। और हमें पता है जब कोई चीज़ लाइट वेटेड हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर आकाश में चली जाती है, राइट? उड़ने लग जाती है। तो ऐसे हवा भी जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है। तो उसकी जगह में क्या आ जाती है? ठंडी एयर आ जाती है। और ये ठंडी एयर आती कहाँ से है? समुद्र से, क्योंकि समुद्र में पानी होता है और पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए पानी के ऊपर जो एयर होगी वो कैसी होगी? ठंडी एयर होगी, क्योंकि वो अभी तक गर्म नहीं हुई है, राइट? तो ये ठंडी एयर कहाँ चली जाती है? कहाँ की ओर चली जाती है? लैंड की तरफ चली जाती है। और लैंड पे हम खड़े हैं, इसलिए हमें ठंडी हवा लगती है। दैट्स वाई वी गेट अ प्लेजेंट सी ब्रीज इन द आफ्टरनून इन कोस्टल एरियाज फ्रॉम द सी टू द लैंड। इसीलिए हमें समुद्र के किनारे दोपहर के समय अच्छी ठंडी ठंडी हवा मिलती है। और ये हवा कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है? समुद्र से लैंड की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं सी ब्रीज। अब हम देखते हैं लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज का मतलब क्या होगा? लैंड से समुद्र की तरफ जाने वाली हवा। और ये कब जाएगी? रात के समय। रात के समय क्या होगा? लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है। हमें पता है धरती जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, जबकि समुद्र का जो पानी है उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब हवा किस तरफ ज़्यादा गर्म रहेगी? समुद्र की तरफ, ठीक है? और हवा ठंडी कहाँ रहेगी? लैंड की तरफ। अब जब समुद्र का पानी गर्म है तो पानी के आसपास की जो हवा होगी वो भी कैसी होगी? गर्म ही रहेगी। और गर्म होने के कारण वो लाइट वेटेड हो जाएगी और ऊपर उड़ जाएगी, राइट? तो उसकी जगह में कौन सी एयर आ जाएगी? जो लैंड के पास की एयर है वो गर्म हवा की जगह पर आ जाएगी। इसलिए ये एयर कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है? लैंड से सी की तरफ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। अंडरस्टूड? लेट्स सी द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन तो सबको पता है, जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाटर वेपर बनकर ऊपर उठ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं और अगर उसके ऊपर हम कोई ढक्कन ढक देते हैं तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद उस ढक्कन पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स दिखाई देने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो वाटर होता है वो वाटर वेपर बनकर ऊपर नहीं उठ पाता, बल्कि सरफेस से टकराकर ठंडा हो जाता है। हमने जो ढक्कन ढक दिया है उससे टकराएगा और ठंडा हो जाएगा, जो कि वाटर ड्रॉप्स के रूप में जमा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। सो व्हेन द वाटर वेपर्स टर्न इनटू वाटर ड्रॉप्स ऑन कूलिंग, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आपने देखा होगा अगर किसी कप में चाय रखी हुई है, चाय से क्या निकलती है? वाटर वेपर निकलती है, स्टीम निकलती है। अब अगर इस स्टीम के ऊपर आप अपना हाथ रख दोगे और थोड़ी देर बाद अपना हाथ देखोगे तो आपको अपना हाथ भी गीला गीला दिखाई देगा। क्यों होता है ऐसा? कंडेंसेशन के कारण, क्योंकि जो वाटर वेपर थी, स्टीम थी, वो आपके हाथ से टकराने के कारण ठंडी हो गई हैं और ठंडी होने के कारण वो आपके हाथ में वाटर ड्रॉप्स के रूप में सेटल हो जाती हैं, जम जाती हैं। अंडरस्टूड? व्हेन वी स्वेट वी सिट अंडर द फैन सो दैट द स्वेट इवेपोरेट्स फास्टर। इफ द एरिया ऑफ एक्सपोजर इज मोर, इवेपोरेशन विल बी क्विकर। आपको पता है जब हमें पसीना निकलता है तो हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि पंखे के नीचे बैठने से हवा लगती है और हवा लगती है तो हमारा जितना भी पसीना होता है वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है। एक्चुअली उड़ कैसे जाता है? वो वाटर वेपर बनकर ऊपर उठ जाता है, राइट? और हम सूख जाते हैं। इसके अलावा अगर आप धूप में एक गिलास पानी रखो और एक थाली में पानी रखो तो किसका पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा? यस, थाली का पानी जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर एक्सपोजर एरिया बड़ा होगा तो इवेपोरेशन भी फास्टर होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। अब बताओ, बारिश के दिनों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है या समर सीजन में, गर्मी के दिनों में ज़्यादा इवेपोरेशन होता है? यस, समर सीजन में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि
समर सीजन में जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर बहुत कम होते हैं, लेकिन रेनी सीजन में जब बारिश हो जाती है एयर में रेन वाटर का वाटर मिक्स हो जाता है, इसीलिए रेनी सीजन में इवेपोरेशन स्लो होता है। थस वी कैन से evaporation increases when the temperature rises। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है evaporation भी बढ़ता जाता है। wind increases the rate of evaporation। जितनी तेज हवा चलेगी evaporation भी उतना ही तेज होगा। if the area of exposure increases the rate of evaporation is more। जब एक्सपोजर एरिया ज़्यादा होगा, जितना बड़ा एक्सपोजर एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे मैंने बताया था कि थाली और ग्लास में दोनों में पानी है, तो किस पॉट का पानी ज़्यादा जल्दी सूखेगा? थाली का पानी ज़्यादा जल्दी सूखेगा क्योंकि उसका एक्सपोजर एरिया बड़ा है। ओके। एंड एक ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन गोज डाउन। अगर एयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर मिला हुआ है तो इवेपोरेशन कैसा होगा? स्लो होगा। ओके। व्हेन वाटर वेपर और स्टीम कूल्स एंड चेंजेस बैक टू वाटर द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो वाटर वेपर कैन कंडेंस इन मैनी वेज व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट। रात में जब मौसम ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, दिन के समय जितना भी पानी वाटर वेपर बनकर ऊपर उठा था, नाइट के समय जब टेम्परेचर लो हो जाता है, कम हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये वाटर वेपर वापस ठंडे हो जाते हैं और वापस लैंड पर आ जाते हैं। तो लैंड में हम किस फॉर्म में देख सकते हैं वाटर वेपर को? आपने देखा होगा कि लीव्स में पानी जमा हो जाता है जिसे हम ड्यू बोलते हैं, उसकी बूंदें बोलते हैं, राइट। ग्रासेस गीली गीली हो जाती हैं। तो ये क्या है? जो वाटर वेपर ऊपर उठा था वो रात में ठंडे होकर वापस धरती पर आ गए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतनी ठंडी हो जाए कि हर चीज़ जमने लग जाए इतने कम टेम्परेचर में। द कंडेंस्ड वाटर फ्रीजेस एंड फॉर्म फ्रॉस्ट। इतने कम टेम्परेचर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या होने लग जाता है? जमने लग जाता है, बर्फ बनने लग जाती है। ड्यू इज गुड फॉर प्लांट्स बट फ्रॉस्ट इज हार्मफुल। जब बर्फ गिरती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन जो ओस की बूंदें होती हैं, पानी जैसी ड्रॉप्स जो हमें प्लांट्स पर दिखती हैं, वो कैसी होती हैं? यूजफुल होती हैं। Sometimes water vapor condenses very close to the ground. This gives a cloudy appearance to the area close to the ground. This feature is called mist or fog. आप अभी सुबह सुबह जब उठोगे तो आपको कोहरा देखने को मिलता है। एक्चुअली ये कोहरा होता क्या है? वाटर वेपर जब जल्दी ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होकर वापस ग्राउंड में आने लग जाती हैं, तो ये ड्यू के फॉर्म में या मिस्ट और फॉग के फॉर्म में हमें दिखाई देने लग जाती हैं, जिसे हम हिंदी में कोहरा बोलते हैं। Understood? Okay, let's see the exercises now. First question is fill in the blanks. First point, the most important factor for weather change is the amount of blank from the blank. Weather change किसके कारण होता है? सन के कारण, उससे मिलने वाली हीट के कारण, right? So the answer is amount of heat from the sun. Next, wind always blows from a blank area to a blank area. The answer is high pressure area to a लो प्रेशर एरिया। ज़्यादा प्रेशर जहाँ पर हवा का होगा वहाँ से हवा कहाँ की तरफ बहेगी? जहाँ पर प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज ब्लैंक। वाटर से वाटर वेपर का बनना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। नेक्स्ट, इफ ह्यूमिडिटी इज हाई इवेपोरेशन विल बी ब्लैंक। अगर एयर में ऑलरेडी पानी मिला हुआ है तो इवेपोरेशन कैसा होगा? फिर कम होगा, राइट। तो आंसर इज लो। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्लोज टू द ग्राउंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंक और ब्लैंक। जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं तब इनसे किसका फॉर्मेशन होता है? मिस्ट और फॉग का। ओके, तो द आंसर इज मिस्ट और फॉग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज वेदर कीप्स चेंजिंग ऑल द टाइम। वेदर पूरे टाइम बदलता रहता है? यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज हायर एयर प्रेशर विल बी हायर। यदि टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो एयर प्रेशर भी बढ़ता जाता है? नो, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, लैंड हीट्स अप मोर स्लोली देन वाटर। लैंड को गर्म होने में पानी से भी ज़्यादा टाइम लगता है? नो, दिस इज फॉल्स। लैंड तो जल्दी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट, इफ कंडेंसेशन एट क्लाउड लेवल टेक्स प्लेस एट वेरी लो टेम्परेचर इट स्नोज। यस, दिस इज
ट्रू। जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो वाटर ठंडा होकर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो दिस इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज वेदर डिपेंड। वेदर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? आंसर इज वेदर डिपेंड्स ऑन एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। सेकेंड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डू वी गेट सी ब्रीज, वाई। हमें सी ब्रीज कब और क्यों मिलती है? आंसर इज ड्यूरिंग डे टाइम वी गेट सी ब्रीज बिकॉज air above the land gets heated faster and rises up, and air above the sea is cooler, so air from the sea moves towards the land to take place of air that has risen, hence we get sea breeze. हमें दिन के समय सी ब्रीज मिलती है क्योंकि जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसकी जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी, जबकि जो समुद्र का पानी है उसे गर्म होने में टाइम लगता है, तो वो ठंडा ही रहता है और उसके ऊपर की जो एयर होती है वो भी ठंडी रहती है। तो जब लैंड की एयर ऊपर उठ जाती है तो उसकी जगह में समुद्र के ऊपर की जो एयर होती है वो लैंड के पास आ जाती है, तो हमें सी ब्रीज मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? व्हेन वी बॉइल वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम और वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और वी कैन से when water turns into water vapor, this process is called evaporation. Next, what is condensation? When water vapor cools down, it changes back to water. This process is called condensation. Or we can say when water vapor cools down and turns into water, this process is called condensation. Next question, what is water cycle? Water cycle क्या होती है? All water on earth is constantly moving between water bodies, the atmosphere and the land in a continuous cycle called the water cycle. Let's see now question number 2, answer in a paragraph. First is what are the 4 conditions which affect the rate of evaporation. अब evaporation कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये किस पर डिपेंड करता है? The answer is the 4 conditions which affect the rate of evaporation are temperature, air pressure, exposure area and humidity. Temperature, high temperature increases the rate of evaporation. Air pressure, in low air pressure the rate of evaporation increases. अगर air pressure कम है तो evaporation ज़्यादा होगा। ओके, एक्सपोजर एरिया, एक्सपोजर एरिया मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी तो उससे इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होता है। इफ़ द एरिया ऑफ एक्सपोजर इज मोर इवेपोरेशन विल बी क्विकर। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर में पानी जितना ज़्यादा मिला होगा तो इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। इफ़ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन गोज डाउन। Understood? Hence the chapter is over. I hope you all have understood the answers very well. If you find any confusion, so you can ask me. Now here is a home learn. You have to draw a water cycle. आपको water cycle एक notebook में draw करना है और उसे color करना है और लेबलिंग करना है। लेबलिंग करना मतलब कि कहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, कहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, जब आप पिक्चर ड्रॉ करोगे तो जो क्लाउड होंगे उस पर आपको कॉटन पेस्ट करना है। जो वाटर ड्रॉप्स हैं उसमें आपको ग्लिटर यूज़ करना है, ब्लू कलर के ग्लिटर्स यूज़ करना है। जो वाटर बॉडीज़ होंगी जैसे रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, तो इनके पानी को आपको ब्लू कलर का करना है। अंडरस्टूड? तो ये वाटर साइकिल की पिक्चर आप या तो नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो या फिर ड्राइंग शीट पर। क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।